अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस और नाज़रीन, आज आपको लिए चलते हैं जदीद और क्लासिकल मौसीकी के लिए म्यूज़िक एकेडमी और दिखाते हैं कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। तुझ मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तुझ मेरे हमेशा 1 minute, excuse me. बाबा जी जी बेटे जी हाँ तू जे मेरे हमेशा कोल रहे क्यों बाओरा नु सारी जिंदगी दी सजा देन लगे वो ना भी हमेशा कोल रहेंगे तो लोग आपसे परे परे ही रहेंगे। दुनिया पे दो चीजें हैं जिनको देख के लोग परे से गुजर जाते हैं। अच्छा। एक बाबा जी तो एक काली बिल्ली। काली बिल्ली भी किसी वक्त अपना शिनाख्ती कार्ड दिखा के पास से गुजर जाती है। बाबे और अंदा ते वो भी गुआच गए। कोल रहे थे उथे घर बच्चियां कोल कौन रहेगा बाबा जी। अल्लाह खैर करे बेटा तेरी और ऊपर से बाबा जी की दलेरी देखे कह रहे ने हमेशा कोल 3 मिनट तो बाद बंदा मरने वाला हो जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओए मेरे शोखे पॉप मौसीकी के ट्रैक्टर क्या तुम मॉडर्न हुए हो। जरा थोड़ी के ऊपर तो देखे क्या डिजाइन बनाया हुआ है। लगता है चिड़ी ने दीवार पे बैठ के बिठ की हुई है। फैशन है, जदीद फैशन है ये। लो जाने बात दे है, अपना ये आप राइट। तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है फरीद बाबू जी। ये कौन सा जदीद फैशन है। आजकल बच्चियां दे चाइना तो खिडौने हो जे आउंदे। उस्ताद सरीले खान जी मेरे उस्तादां च नुक्स ना कड्डो अपना भी ते बाबा वेखो पीली शिमला मिर्च बुस जे ना ते बाबे वर्गी हो जांदी है। हाँ बेटा ओ बड़ा तेरा छोटे समोसे का मुंह है। ना कर पुत्र ना बुजुर्गों की बातों में हटकेलियां किया करो। जरा उस्ताद जी उधर ते देखो फरीद साहब नु आज किड्डे प्यारे लग रहे ने। क्या कहने आसमानी क्या? वास्कट पाई है। ए फरीद साहब जदों घरों निकलदे हो ते मुर्गी वार के सुट के आया करो। हाँ जी बल्कि सुटिया न करो मुर्गी मार के ते इनू दे दिया करो। आजकल तो मुर्गी भी बहुत महंगी है। हाँ जी ये महंगा सदका ही लेता है। मुर्गी पकनी डब्बे खांदे घर है ते खानी बाबे हुरां ने। बाज आ जा चूचे दे पैर और मुर्गी पकाकर सारे नहर पे चले जाते हैं लेके, कहते हैं हम पिकनिक पे आए हुए हैं। और मुर्गी पका के सारे ताड़े आ जाइए करिए। तुम्हें क्या पता है पिकनिक क्या होती है। बेटा तुसी ते दुआना लेके नहर ते जाने वाले बच्चे हो। हमारे यहाँ कहाँ आना आपने, हमारा तो 9 बजे गेट बंद हो जाता है। वाह वाह ओ बैरियर नजर आ रहे हैं सर सिर दे उत्ते बेटे बैरियर। ये ना कहा करो गेट बंद हो जाता है, क्या करो कि गेट नु गंड मार देने। और वैसे भी आप आ नहीं सकते क्योंकि उधर लिखा हुआ है ये शायरा हम नहीं। हाँ जी वो तां लिखना पिया है जी कि गली च ही रिहायश रखी। बाबू जी सुई गैस वाले टोया मारन ना तो ना तंबू विच इंज दा बाबा बाया हुंदा। हाय हाय हाय। और किसी भी अस्पताल के हर दूसरे कमरे का दरवाजा खोले तो अंदर इस तरह का बंदा लेटा होता है। और हर आटा लेने वाली लाइन में इस तरह का बंदा नजर आता है। अच्छा यार, आपस में लड़ना ना शुरू हो जाया करें, कुछ हमारी भी सुना करें। मैं सदके जावां सी ते सुननी ताडी आंदे लो दसो हजूर सुनना ही तानू चाहते हैं वरना बाबे नु सुन के ते कई बारी कन्ना वाले डॉक्टर कोल गए। हुक्म करो ऑर्डर करो। ये आप लोग अपनी मौसीकी में जिद्दत क्यों नहीं लेकर आते हैं। सर जिद्दत खुद ही आ जानी है। अभी हम फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। हमारे मौसीकी के वारिस और हमारी अगली नस्ल के सिर कदमे फनकार जनाब पूंड खान साहब को एक जर्मनी का टूर मिला है और प्रमोटरों ने ये कहा है इनको कि अपने पुराने बुजुर्गों को भी साथ लेके आए ताकि पुरानी मौसीकी सुनने का भी मौका मिले। तो यस मैं अपने बुजुर्गों को लेके जा रहा हूँ, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हो गई है। ओ पुत्र पूंड खान बेटा जी किन बुजुर्गों को फोन कर बैठे हो। अपने बुजुर्गों को बेटा बुजुर्ग ते असी हैं तेरे। आज तो अंकल मौसीकी के कातल है। दस्यो मरे किथे मेरा बाजा लाल होया वेख लिया। सर मैंने अपने ससुर और चचा ससुर को फोन किया है। अच्छा, ओ बेटा वो कहां से तुम्हारे बुजुर्ग हो गए, मैं तुम्हारा सक्का चाचा लगता हूँ। वही है मेरे बुजुर्ग।
उन्होंने मुझे बेटी दे दी, मैंने उन्हें अपना वारिस मान लिया। मेरा ओढ़ना बिछोड़ना वही है। गुड। हाय हाय, देखें कैसा शोभा है, यानी चाचा गोद में और डंडोरा ससुराल में। और किड्डे तेज ने जुगता करना से है बुजुर्ग ते बाहर ले जाना से होर बुजुर्ग। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਉਹ ਸੁਨਾਰੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ और ना मुरादा शोखिया फुल बारिश हो रही होवे ना तो गरीब महल्ले दी गली दी नुक्कर ते इहो जिहा कोकड़ खलोता और बेचारा ठंड नाल घर दा राह भी भुल गया। ਅਖੀਰ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। सब छोड़े, उस फॉरेन टूर के बारे में बताएं, क्या तैयारी है उसकी? वही जनाब बता रहे हैं कि पूंड खान साहब को वो मिला है टूर और इंशाल्लाह हम भी इनके साथ जा रहे हैं। वो तो आपको लेके ही नहीं जा रहे, वो तो ससुराल पे उन्होंने ऑफर दे दी है। नहीं नहीं, वो वैसे इन्होंने मजाकन कहा होगा, इतने भी बदीद नहीं है ये। हम कॉमेडियन नहीं है, हम सीरियस लोग हैं। ऑलराइट। हम अपने ससुर को और चाचा ससुर को लेके जा रहे हैं। चलो बेटे, फिर उत्थे जिन्नी सर्दी हुंदी है नमूनिया भी तो उत्थे हुंदा ही है ना। अंकल हमें ना डराए सर्दी से। हमने प्रमोटर को कह दिया है कि पेमेंट चाहे हाफ दे दे, कंबल जरूर दे हमें। चलो बेटे, जिहो जिहा जानवर नाल लैके चले हैं, कंबल थले आने वाला है ही नहीं। ਇਹ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਆਣ ਵਾਲਾ। हाँ जी, बल्कि ये छत थले आने वाला है। अंकल जितनी मर्जी जुगतें कर ले, हमने आपको फॉरेन टूर पर नहीं लेके जाना। और तेनू लवे मौला चाहत फतेह अली खान दी तीसरी कापी। नाम मुरादो अब इतने सख्त बदीद हो गए हो, अगर फॉरेन टूर मिल ही गया है तो। जब तुम छोटे थे बेटा, मैं जब भी फॉरेन टूर पे गया हूं, मैं तुम्हें साथ लेके गया हूं, बेशक बस में जगह होती थी या नहीं थी होती। सुरीले खान साहब, ये कौन से फॉरेन टूर थे जो आपने बस में किए? ओ हजूर, हमारे दौर में तो मोहल्ले से निकलना ही फॉरेन टूर होता था। हम अल्लाह के फजल से शदरे गए हैं तो इसे साथ लेके गए। हम किले दीदार सिंह एक दफा गए हैं, इसे साथ लेके गए। चकवाल भी इवन गए हैं तो इसे लेके गए हैं। ये कौन से फॉरेन टूर है? और सर जी ये तो रजाई से निकलते हैं तो इनका फॉरेन टूर शुरू हो जाता है। ना मुरादा च गल्ला करना है, तेनू आप पालिया पोसिया है। उस्ताद जी ने हमेशा इसको सूखी जगह पे सुलाया और खुद गीली जगह पर सोए हैं। गिल्ली जगह तो सौंदर्य तो पासा भी तो गड़िया है ना। पुत्र ने ओ बेटा, तेनू ज्यादा मजा आया। तेनू लवे मौला ਪਾਸਾ ਗਲਿਆ। ना मुरादा। बस बेटा, ना इस तरह बदीद हो फूड खान, अच्छी जुगत की है तुमने। मेरा पुत्र बस प्रमोटर से कह दो कि मेरे साथ मेरे 3 बुजुर्ग जाएंगे। 3 बुजुर्ग? उस्ताद जी मैं नहीं जाऊंगा। और ले जाएंगे मरे, तेनू भी पालिश पुलिश मार के कस्टम वाले कह देंगे हमारा तानपुरा है। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, तेरे नाल नाल। उधर कहना है तेरे नाल नाल रहना। उन्हां तो ने प्रोग्राम मुकने दी तुहानू इत्थे ही छड्ड जाना। सुरीले खान साहब, वो कैसे आपको अपने साथ ले जाएं? आप अपने फन में कोई जिद्दत लाएं, अपने आप को अपग्रेड करें ताकि वो आपको अपने साथ लेके चलें तो फख्र महसूस करें। ओ जी, क्या अपग्रेड करें हुण? इस उम्रे जीना लत्तां ते चाड़ के लत्तां ते खुरक पवा ले। जिद्दत तो हजूर अपने फन में होनी चाहिए। मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए, मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए। आ पड़े मुश्किल तो नजर भी चुरा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। वैसे माशाल्लाह बाबा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। कैसा शोखा आदमी है। ਐਸਾ ਮੋਟਾ मेरे बुजुर्गों ਦੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ है। कैसी मनूस बातें उनको फांसी की खबरें सुना रहा है। सुरीले खान साहब, लड़ाई झगड़ा ना करें, फॉरेन टूर की मिल बैठकर तैयारी करें। वो तैयारी है जी, हमने तैयारी कर ली है, हम इनको साथ नहीं लेके जा रहे। वो पुत्र एडी जल्दी कितों तैयारी कर ली है बेटा? हमारे साथ मिलके वो कह रहे हैं तैयारी करो। बेटे अल्लाह ने जिंदगी देनी है, सेहत तंदुरुस्ती और इज्जत मजीद देनी है। आपके साथ मिलकर तैयारी क्या कोई लेंटर डालना है? हमारे डॉलर हमारे पास है, पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारा लग गया। तो बेटा अपने चाचे को चोते हुए पसीने में छोड़ के उधर जा रहे हो ठंडे इलाके के अंदर, अपने चाचू को साथ लेके जाओ तुम मेरा पुत्र। जब तारुफ कराओगे उधर जाके ये मेरे चाचू हैं, कितना अच्छा लगेगा। कहो चाचू मुंह से। अंकल आपको भी साथ ले जाएंगे तो इधर मिन्नत तरला कौन करेगा? और बेटा इधर तो मिन्नत तरला करने के लिए सारी फैमिली पड़ी हुई है, ये सोचो उधर मिन्नत तरला कौन करेगा। क्योंकि हम लोग अल्लाह के फजल से दुनिया की जिस मर्जी नुक्कर पे चले जाए, मिन्नत तरला तो है। अब तो हमने तैयारी कर ली है, अब तो हम निकलने वाले हैं। ओ बेटा इनू ना नाल लैके जाई, तेरी खैर होवे बेटा। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। बेटा ये ना करो, बल्कि हमें एडवांस के तौर पे एक इन्वर्टर लगवा के दो, एयर कंडीशन। बहुत गर्मी है मेरा पुत्र। एसी लगवा भी दूंगा तो बिल कहां से दोगे गरीबों? हाय बिल तो वाकई ऐसे आ रहा है फरीद साहब जैसे रात को रॉक रोटियां इकट्ठी करके आ रहा होता है। बिल तो वाकई आजकल बड़े भारी भरकम आ रहे हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਾਪ ਡਾਲੇ ਇੰਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਵੋ। ਹੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜਣ ਨਸਣ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਬਾਪੜਾ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦਾੜ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਐਡਾ ਸਾਡਾ 3310 ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ नहीं। सरकार बड़ी ज्यादती है, बिल का रेट बहुत बढ़ गया है, लोग बिल बिला उठे हैं। जब बिल आता है तो ईमान से एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। सुरीले खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिजली आती नहीं है लेकिन भारी भरकम बिल पे बिल भेजे चले जा रहे हैं। मैं ना जी बिल ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਇਤਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। और सर जी ये शुक्र करें कि इनके घर बिजली का बिल आता है, अच्छा। वरना इन्हों के घर ते हमेशा बारिश का पानी आਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦਸੀਏ ਜਨਾਬ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟਣੀ ਏ ਜਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 15,000 ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਗਰਮੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਲਿਆ। ਓ ਯੂਨਿਟ ਸੰਭਾਲੇ ਕੁੱਲ 125, ਓ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਸੱਜਣੋ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣੋ, ਤੂੰ ਬਟਵਾ ਫੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਬਟਵਾ ਫੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟਣੀ ਏ ਜਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ पैसे फड़ाते सही, असा बिल तेरे कदम च रखिया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। कमाल हो गया एक्सीलेंसी, आज तो आपने तारुफ का मौका भी नहीं दिया। ਪੁੱਤ ਤਾਰਫ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। अच्छा ਹੱਸਵੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਅਚਾਰ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਫਿਲਪੂ ਰੋਜ਼ ਖਾਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਡੀਕਦੀਆਂ। ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੜੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। कहने लगा मैं जानता हूँ दादी हमें ऊपर से देख रही है और प्यार से हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें ताज पोशी की तकरीब पर बड़ा फख्र महसूस हो रहा हो। सही आंदा है, सच्ची मुच्ची मैनू बड़ा फख्र होया है कि तकरीब वेख के मेरा ते 1.5 किलो खून वध गया। मैं कहा चलो मुंडा चार्लस बेचारा सारी जिंदगी उन्हें दुखी कर छड़ी, लड़ाइयां झगड़ियां ची, ते चलो शुक्र है उन्हें कोई खुशी भी मिली है। बड़ी सोहनी तकरीब की, खर्चा जरा वाद हो गया है पर महंगाई भी ते बड़ी हो गई है ना। मैनू याद है मेरी जदों तकरीब हुई सी ताज पोशी दी ते एवें 15 कुछ लाख पाउंड लगा सी ते हुण ते कहंदे ने पे कि 8 तो 10 करोड़ रुपया खर्च हो गया। पर मेरा जमाना भी ते होर सी ना, हुण ते 250 दे दर्जन अंडे आउंदे ने। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਅੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ 8-10 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। एक्सीलेंसी वैसे ये तकरीब सादगी से भी हो सकती थी। ਸਾਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, 1 ਡਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਸਾਨੇ। ਆ ਚਾਰਲਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਡਿਸ਼ ਹੀ ਪਕਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। एक्सीलेंसी आप तो बहुत खुश हुई होंगी, हैरी भी आया हुआ था। ਆਹੋ ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਮਰਾਦੇ ਛੋਟੇ ਤਲਾ ਦੀਏ ਮਤ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਇਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੇਨ ਚ ਕਿ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੇ ਚਾਕੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। माँ जी आपने सबको बुलाया, मुझे इग्नोर किया आप। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੇ ਕਾਛੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। मैनू भी महल्ले च हर बंदा कहंदा आ मेरे बादशाह की हाल है। एक्सीलेंसी साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ताजपोशी की तकरीब में नहीं बुलवाया गया, जबकि उनका दावा है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपसे। अब मेरे नाल ते तल्लुकात चंगे सन उस मुंडे दे मेरे सामने नहीं सी उच्ची बोलदा, चुप करके आके हाथ बन के बह जांदा सी। बस फिर चार्लस ने नहीं सद्या, ओदे दिल च ये चार्लस दे के बंदा शौक आइए उन्हें फिर नहीं सद्या होना ना, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਕੋਫਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੌਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੁਕਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਹਬ ਸਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਰੱਬ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही है। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਅਮਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਓ। एक्सीलेंसी वाकई तब्दीली तो बहुत ज्यादा आ गई है, यानी कौमी तराना बदल गया है, नोट सिक्के डाक टिकट पर अब आपकी तस्वीर की जगह शाह चार्ल्स की तस्वीर लगेगी। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖੀਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। क्या मतलब? ਆ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਦ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਟ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। मगर एक्सीलेंसी ये सब तो पाकिस्तान में होता है, आपके पाउंड के साथ तो ऐसा नहीं होता। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। एक्सीलेंसी वैसे आपके पसंदीदा कुत्ते कोर्गी की जगह भी शाह चार्ल्स के कुत्ते ने ले ली है। ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰਗੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਫੀਡ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ। आपका कुत्ता भी बैंक का कार्ड यूज करता है? ਪੁੱਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ।
नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसने फैक्ट्री का जो वीडियो बनाई है, फैक्ट्री का मेरा क्लोज लेकर, और चिमनी किसी और फैक्ट्री की एडिटिंग में लगाई है, और वो जो केमिकल निकल रहा है वो किसी और फैक्ट्री की नाली का लगा के उसे जोड़ के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, वैसे मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि चिमनी के साथ आपकी फोटो कितनी जचती होगी। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक सहाफ़ी और एक शहरी जो इस सहाफ़ी के हाथों परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं आप? देखो जी, दुनिया महंगाई के हाथों तंग है और मैं इस साफी के हाथों तंग हूँ। क्यों साफी के हाथों तंग क्यों हो? बात बताओ भाईजान को। और तुमने मेरी जिंदगी जीर्ण बना दी है तुमने। ओ भाई डेली आ जाते हो, कभी कह रहे हो तो तुम्हारे फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कभी कह रहे केमिकल बाहर आ रहा है। और यार ये मजाक बनाया हुआ तुमने। मजाक तुमने बनाया हुआ है। देखिए एक मिनट ठहर जाए भाई जी, पहले तारीफ तो कराए ना। आपका क्या नाम है जी? मैं अफजल भुट्टा। अफजल भुट्टा साहब, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? रायमंड रोड पर जी, रायमंड रोड पर। अच्छा, आप बताइए, आप किस चैनल से वाबस्ता हैं? जी, मैं किसी न्यूज चैनल से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ, माहनामा कभी कभी का मैं रिपोर्टर हूँ जी। देखो ना जरा, जो माहनामा ही कभी कभी है वो सहाफी कैसे रोजाना हो सकता है? नहीं, नाम है ना कभी कभी तो। अच्छा जी, आपके पास कोई सहाफत की डिग्री है साहबी साहब, या आप किसी अखबार से भी मुंसलिक हैं? और ये जो माहनामा कभी कभी है, इसका दफ्तर किधर है? ओ जी, मैं इतने सारे सवालों का इकट्ठा जवाब नहीं दे सकता, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मगर यार, तुम लोगों से तो सवाल ऐसे पूछते हो जैसे उनको जवाब देना उनका हक है। देखिए, उनको सवालों के जवाब नहीं दे रहे और मुझे तो बहुत सवाल करते हो तुम। कभी कहते हो कि तुम्हारा नलका गैर कानूनी लगा हुआ है, कभी कहते हो तुम्हारे गत्ते की क्वालिटी ठीक नहीं है। भाई, जिनको मैं गत्ता सप्लाई कर रहा हूँ या जिनको मैं माल भेज रहा हूँ वो मुझसे बात करें, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अच्छा जी साहबी साहब, ये तो बताएं कि ये माहनामा कभी कभी का दफ्तर कहाँ है? अब ये कह देगा कि मेरा माहनामा इंटरनेशनल है और उसका दफ्तर न्यूयॉर्क में है। इस तरह के जो सहाफी हैं, वो जब कोई बात नहीं बन पाती है तो फिर वो अपने इस ताल्लुक को बैनुल अक़वामी जरीदे के साथ जोड़ देते हैं। जाहिर है, गल गोल जो करनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो आगे से धागा लपेटना ही है ना। वैसे ईमान से इतनी बुरी हालत है कि मेरे एक दोस्त ने अपने बेचारे ने उसने अपने वो चार दीवारी शुरू कराई किसी जगह की। यार वो कहता है कि रोज कोई ना कोई आ जाता है कार्ड लेके सहाफत का कि आप नक्शा दिखाएं जी जरा, ये जो आप बना रहे हैं। यार, आप लोगों का क्या ताल्लुक है भाई इस बात से? कोई जाके फैक्ट्री चेक कर रहा है, कोई माल की क्वालिटी चेक कर रहा है, कोई जाके, हाँ भाई, आप अगर देखते हैं कहीं किसी फैक्ट्री से कोई केमिकल ज्यादा पानी निकल रहा है या कोई पोल्यूशन फैला रहा है तो बिल्कुल उसकी वीडियो बना के तो आप जाके अपने चैनल पे चलाएं। आपको क्या जरूरत है वहां पे गुफ्तगू करके तो बार्गेनिंग करने की? बिल्कुल बिल्कुल अजीज साहब, यही बात है। रोजाना आता है और कोई किस्सा गाड़ लेता है और मुझसे बार्गेनिंग करता है, कहता है मेरे जुर्माना आप सरकार के खाते में दोगे या मेरी जेब में डालोगे। बड़ी बुरी हालत है और बेबस है ये जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम के चैनल्स और अखबारात, वो बेबस हैं। अब कहाँ कहाँ पे जाके किस किस बंदे का वो बताएं कि ये हमारा नहीं है या ये जाली आदमी है। साफी बेचारे जो हैं, मेहनत कश लोग, वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। ऐसी ये काली भेड़ें बीच में घुसी हुई हैं कि समझ नहीं आने दे रहे। जी हाँ, और इस तरह की काली भेड़ों ने जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सही सहाफत कर रहे हैं, ये उनके नाम पर भी धब्बा है। ये उन अखबारात, उन जरायद, उन टीवी चैनल्स के नाम पर भी धब्बा है। लेकिन ऐसे वाकयात के लिए अगर कोई इस तरह की चीज़ करे और वो किसी को, अपने आप को किसी माहनामा, किसी टीवी चैनल से वाबस्ता जाहिर करे, तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए कि बाकी वो वहाँ काम कर रहा है, और अगर ऐसा शख्स नहीं है तो फिर उसकी शिकायत की जाए। हाँ जी, हाँ जी, देखो ना जरा, बेचारा शरीफ आदमी, मेरा ख्याल है इतना लड़ गई होते गला बह गई। बिल्कुल मजाक फरमाया आपने। यकीन करना, इतना मेरी बेगम से झगड़ा नहीं होता जितना इस शख्स के साथ होता है। ओहो, नहीं, मैंने कहा शायद गला बैठ गया हुआ है, गला है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट सीने से आवाज बाहर आ रही है। हाँ।
नहीं तो आपने कभी पैसे इनको दिए भी हैं? कई दफा। ओए ओए भाई क्या कह रहे हो? कभी नहीं जी नहीं, ऐसी बात हुई नहीं है। बुख्तियार आजिज कह रहा है आपको। नहीं कैमरों को देखकर आप बोलो ना, सही उगलो। तो कैमरों के सामने आप भी बोलो ना जनाब, वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है इसकी फैक्ट्री में, वो वेस्टेज जो है वो नहर में जा रही है। गुजरों की भैंसें नहाती हैं तो डब खड़ब्बी होकर बाहर निकलती हैं। यार आपका काम है उसको रिपोर्ट करे। आप कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के कोई अफसर हैं, कोई सरकारी अफसर हैं जो उसको चेक करेंगे। आपका काम है खबर को रिपोर्ट करना, आप खबर लगाएं। आप वीडियो बनाएं, खबर बनाएं, जाकर रिपोर्ट करें। उसे अंदर घुस के जो आप इंटरव्यू शुरू कर देते हैं ना, और जो गुफ्तगू करते हैं, वो अक्सर औकात सिर्फ इसीलिए करते हैं कि बंदा बेचारा खुद ही कहे कि भाई जी ये वीडियो ही आया कर दियो, ये चलाना ना तो एलो फड़ो मठियाई। बिल्कुल 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 सर। अल्लाह देखो ना जरा, ये मुंह च पूरा लड्डू भी नहीं आ सकता, फिर भी मठियाई ले जाता। यार ये लोग तो ऐसे भी हैं कि इन्होंने चैनल्स में, अखबारात के अंदर दोस्तियां बनाई हुई हैं। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, मेरे दोस्त के साथ हुआ। सरकारी महकमे में वो काम करते हैं। जी। एक सहाफ़ी आया उनके पास और कहने लगा कि मेरे फलाने शख्स को, भाई को, किसी रिश्तेदार को यहाँ नौकरी पर रखा जाए या मुझे प्लाट दिया जाए। वो उसके अहल नहीं था वो शख्स, और जब उसको इनकार किया गया तो उस शख्स ने एक मकामी लोकल टीवी चैनल के अंदर वहां पे उसके प्रोड्यूसर, उसके एंकर के साथ मिलके उसके खिलाफ एक न्यूज़ रिकॉर्ड कराई, उसकी वीडियो क्लिप बनाई। वीडियो क्लिप बनाने के बाद उसको व्हाट्सएप पे वायरल किया और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि ये देखो मैंने तुम्हारे खिलाफ खबर चलाई है, अब तुम मैंने जो मुतालबा मैंने किया उसको पूरा करो। बादअज़ा फिर उसने काम ये किया कि उसने FIA में रिपोर्ट की और FIA ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। देखो ना यार, असली साफी भी बेचारे कितने तंग आए हुए हैं जाली साफियों से। हमारा साफी भी बेचारा परेशान हुआ हुआ। हालांकि ऐसे लड़के ब्यूटी क्रीम की मशहूरी में आते हैं। ये कुर्बानी है ना फरीद सियाना साहब की कि वो हर चीज छोड़ के तो सहाफत कर रहे हैं। अजीजी सहाफत ही करने दो, मुझे मॉडलिंग में ना लेकर आओ। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ यार। वैसे भाई साहब मुझे अपने गत्ते की मशहूरी के लिए एक मॉडल चाहिए। वो सर जी गत्ते की मशहूरी के लिए तो मैं फिट रहूंगा। नहीं अगर गिले गत्ते की मशहूरी करनी है तो इनू ले जाओ, ते जे सुक्के दी करनी है तो परले नू ले जाओ। जी मैं तो अक्सर करते ही रहता हूँ। अच्छा फिर एक और काम बड़ा तेजी से फैल रहा है जी। ये इन्होंने कई लोगों ने ना जी, ये YouTube चैनल वालों ने हाँ जी। ये भी शुरू कर दिया हुआ है कि ये जाके कहीं भी किसी फंक्शन में, वो सरकारी हो या प्राइवेट, जी। कोई एग्जीबिशन, कोई ऐसी इकट्ठ कहीं भी देखते हैं, वहां जाके वीडियो शीडियो बनाते हैं और उसको फिर अपने YouTube चैनल पे लगा के उसकी को बेहुदा से ही हेडलाइन लगा देते हैं, जिससे अगले परेशान होते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इनको हाथी पैसे दे के कहते हैं कि यार मेरी जरा वीडियो बना और वो अपलोड करो अपने चैनल। अजीजी ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में इस तरह की सहाफत और सहाफती इक़दार को पामाल किया जाता है कि डॉलर्स मिलें। किसी की तस्दीक हो रही है, वो सच्चाई है नहीं है, तस्दीक की गई है उस बात की नहीं की गई है। यानी सहाफत के एक बुनियादी उसूल ये है कि चेक एंड रीचेक। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या अब जो सहाफती इक़दार, जर्द सहाफत की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग ऐसे काम नहीं कर रहे। जाहिर है तो वो लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी बात की तस्दीक करे। जैसे ये एक हमारा सहाफी सामने बैठा हुआ है, बख्तियार आजिज, ये इसका काम नहीं है कि उसकी इन्फोर्समेंट कराए। इन्फोर्समेंट के लिए इदारे मौजूद हैं, इसका काम है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना कि जो इसने देखा उसको रिपोर्ट कर दे उसी तरीके से जो इसको नजर आ रहा है। और नहीं जी मैं कहता हूं कि ये आया ही क्यों है इस काम में भी। YouTube चैनल भी इसे नहीं बनाना चाहिए, ये अपने मुंह मत्थे के मुताबिक जुती चो केल कड्डन का काम करे बस। देखिए मोहतरम आपने सच्चाई की बात की तो मैं आपको बता दूं, इसने फैक्ट्री का जो वीडियो बनाई है, फैक्ट्री का मेरा क्लोज लेकर और चिमनी किसी और फैक्ट्री की एडिटिंग में लगाई है, और वो जो केमिकल निकल रहा है वो किसी और फैक्ट्री की नाली का लगा के उसे जोड़ के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा वैसे मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि चिमनी के साथ आपकी फोटो कितनी जचती होगी। कुट्टा साहब जी भाई साहब, वो बातों बातों में भूल ना जाइएगा, वो गत्ते की कमर्शियल का एडवांस दे के जाना आपने मुझे। तो पहले एक से तो निबड़ लूं, फिर तुमसे भी बात कर लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। निबड़ना क्या है यार, ये आप काबू ही नहीं कर सकते। हाँ जी। ये तो हुक्मरान ही इसका कुछ करें तो करें, वरना जो मर्जी को करता फिरता है
उसको कहाँ कहाँ कौन चेक करेगा? सर काबू ये हो सकता है, मैं सिर्फ फैक्ट्री में खिड़की लगा दूं, ये काबू हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार कोई जानी नुकसान ना हो जाए। मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी कि कई दफा बड़े पॉपुलर और बड़े चैनल का नाम ले लेते हैं जाके, डरते ही नहीं है। और अगर कोई आगे से स्टैंड ले जाए तो फिर आए बाएं शाएं ये वो करके निकलने की करते हैं। और ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो ब्लैकमेल होना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत सारी सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो बनी हुई हैं। FIA का प्लेटफॉर्म है, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो FIA इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर और सकता है। सर मसला ये है ना कि ये सारी चीज़ों के लिए एक तो इन अवाम के पास वक्त नहीं होता, अगर कोई वक्त निकालता भी है तो बीच में से अद्धे से ज्यादा तो इसलिए चढ़ जाते हैं कि वो भी गलत काम कर रहे होते हैं और ये घुसते भी वही हैं। ये बेशक जाली साफी जो है उसको इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि इधर जाके मैं इस पॉइंट पे पंच करूंगा ना तो ये लाजमन कुछ ना कुछ निकाल दे। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुख्तलिफ कौमों के लीडरान जेल में हुए हैं, कैद काटी है जिन्होंने, उनमें जो सबसे फखरिया कैद है ना जी वो नेल्सन मंडेला साहब ने काटी। 27 साल कैद काटी। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले जिक्र करना है हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट शबीर राना साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। एक तो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन हमारा शो नहीं था और कल भी मुझे जिक्र करना इसलिए याद नहीं रहा कि हालात बड़े अजीब से हुए हैं और जाहिर है न्यूज़ चैनल के ऊपर तो हलाला हुई होती है, ज़रा सा भी मुल्क में कोई आगा पीछा हो जाए तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़े प्यारे इंसान थे शबीर राना साहब। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे तवील अरसा तक और बहुत सी कमर्शियल्स के लिए उन्होंने डायरेक्शन भी दी और लिखी भी और एक्टिंग भी वो करते थे, ड्रामों में भी। बड़े प्यारे आदमी थे। दिलीप कुमार साहब से बड़े मुतासर थे। अच्छा, वो जो एक लॉट थी ना पूरी, जो दिलीप साहब की एक्टिंग से मुतासर थे और या कह लें कि स्कूल ऑफ दिलीप के जो पैरोकार थे, स्टूडेंट्स थे, इनका शुमार भी उनमें होता था और बड़े प्यारे आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन ऐसे अच्छे इंसान जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो रब भी उनको नवाजता है। अच्छा अजीज़ी, एक वजाहत भी करनी है जी। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से हमने बात की, उनकी मिमिक्री की, उसमें कुछ बातें हुई तो एक ज़रा उनकी तरफ से एक बात वाज़े की गई है जिसमें हमने तस्करा किया। और यकीनन हम जो कैरेक्टर्स करते हैं, ये पॉलिटिकल फिगर्स करते हैं, ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए होता है। वो कोई ऐसा संजीदा मामला कोई बहुत ज़्यादा तो उन्होंने क्या संजीदा ले लिया है डॉक्टर साहबा ने? डॉक्टर साहबा वाज़े करती हैं कि इमरान खान साहब ने अभी ये जो टिकटों की तकसीम के मामले के ऊपर बात हुई, खान साहब ने अभी जो टिकट तकसीम किए हैं वो पंजाब के अंदर जो इंतखाबात होने उसके लिए सूबाई टिकट, सूबाई असम्बलियों के लिए टिकट तकसीम किए हैं। और डॉक्टर साहबा चूँकि एक नेशनल पॉलिटिक्स में 2 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया है सियासत के अंदर, तो वो ये फरमाती हैं कि जब नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी असम्बली के ऊपर जब टिकटों की तकसीम का मामला आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उनको PTI की तरफ से टिकट ज़रूर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये वजाहत हो गई है। वैसे मैं तो उनको अपना बतौर वजीर आला पंजाब देख रहा था, नहीं तो ना से। अब वैसे उनके हवाले से ज़्यादा तो हमारी डिस्कशन यही होती है कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है वो जहाँ पे सियालकोट से बिलोंग करती हैं और जो वहाँ पे एक दूरियां पाई जाती हैं इन लोगों में, PTI के जो मेंबरान हैं, डार बरादरान और ये भी और दूसरे तीसरे भी, वो ग्रुप बंदियां हैं उधर। बहरहाल सबका अपना अपना चूंकि पॉलिटिकल स्टाइल होता है और इसलिए एक का स्टाइल अगर दूसरे से ना मिल रहा हो तो वो हर शहर में ऐसे है। अच्छा, एक और चीज जो आज मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ बताना चाह रहा हूँ, ये जो पकड़ दकड़ शुरू हुई है इमरान खान साहब की और जो हमने कल के शो में जिक्र भी किया कि ये सिर्फ आज ही नहीं 75 साल हो गए हैं यही देख रहे हैं हम कि उन्होंने सानू फड़िया ही तो असी उन्होंने फाड़ लिया। उस हवाले से मेरे जहन में आ रहा था कि और ममालिक में पूरी दुनिया के अंदर
जो बड़े बड़े नामवर लोग हुए हैं अवामी लीडर, उनमें कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं और किसने कितना कितना अरसा कैद काटी है। ये तो अब सुनाते हैं ना एक दूसरे को कि मैं 3 महीने कटी तो मैं 1 साल कटी तो मैं 1.5 साल तो मैं 2 साल। मैं सोच रहा था कि बहुत बहुत लंबा अरसा रहे हैं लीडरान और मुख्तलिफ कौमों के, उनको तो जरा देखूं तो वो जो मैंने लेट पे देखा है ना, असल में मेरा लेट भी आजकल वीक हुआ है। ज्यादा ही वीक हुआ है वैसे। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ कौमों के लीडरान जेल में हुए हैं, कैद काटी है जिन्होंने, उनमें जो सबसे फखरिया कैद है ना जी, वो नेल्सन मंडेला साहब ने काटी। 27 साल कैद काटी है। बड़ी तवील जिद्दोजहद है उनकी। जी जी जी, सबसे लंबा अरसा है। और वो सफेद फार्म लोग जो उधर के थे साउथ अफ्रीका के, उनके खिलाफ ये कैद काटी गई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी साहब ने कैद काटी है। अच्छा जी। वो 6 साल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के केस में वो कैद हुए, उन्होंने 6 साल कैद काटी। फिर हसनी मुबारक साहब मिस्र के, उन्होंने 6 साल कैद काटी। फिर जापान के थे कोई तनाका साहब ने 4 साल कैद काटी, उन्होंने खैर करप्शन में काटी थी। यानी उनका पहले ही जापानियों का नाक नहीं होता, इन्होंने और नाक कटा दिया। अच्छा, हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश के जो सदर रहे 1983 से लेके 1990 तक, वो उन्होंने 7 साल कैद काटी बाद में करप्शन के चक्कर में। उसके बाद नेचमिटन उर्बकान, ये तुर्की थे, इन्होंने 2 साल कैद काटी, इन्होंने भी बैड लक के करप्शन में काटी। अच्छा। उसके बाद नरसिम्हा राव, इन्होंने भी 3 साल कैद काटी और करप्शन में काटी, इंडिया के ये थे। जी जी। फिर सदर इंडोनेशिया सहारतो जो थे, उन्होंने 15 साल कैद काटी करप्शन में। उसके बाद खालदा जिया, बांग्लादेश की वजीर आजम, उनको 17 साल कैद हुई करप्शन के इल्जाम में, और वो स्टिल अंदर ही है। अंदरों ही वो बेचारे बच्चों के स्वेटर उनके भेज देंगे। उसके बाद फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी, उन्होंने 3 साल कैद काटी करप्शन में। ये नहीं कि यूरोपियन जो है सारे के सारे बड़े ईमानदार लोग होते हैं, बेचे हो जे भी आए जाते हैं। नहीं, करप्शन वहां पे भी होती है, उन ममालिक के अंदर भी करप्शन होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ, जिस तरह से अजीजी ने बताया, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को करप्शन की बुनियाद पे सजा हुई है। जी जी। और अगर आ जाए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ, तो जेड़ा पन्नो लाल है, यहाँ पे सारे ही बेचारे कैद हुए। वैसे सबसे पहले जो कैद हुए थे वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। है जी, उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो पहले वजीर आजम थे। और फिर कैद भी हो गए, अयूब खान ने उन्हें कैद कर दिया, और उन्होंने कोई 1 साल ते 10 महीने कैद कटी। तो बाकियों का ये कर हम नहीं करते, बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे लंबी कैद जो है ना जी, वो आसफ अली जरदारी साहब ने काटी हुई। वो 11 साल कैद रहे। और जरदारी साहब की जो कैद है, ये इसलिए इंतहाई अफसोसनाक है कि बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया था, उन पे इल्जाम करप्शन का साबित नहीं हुआ था। यानी इन्होंने 11 साल नाजायज जेल में गुजारे हुए। और देखिए एक और बदकिस्मती कि आज तक उनको करप्शन के हवाले से ताने मिलते हैं। जी हाँ भाई, उन्होंने 11 साल कैद काट के आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर करवाई। वैसे तो भुट्टो साहब का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। 1.5 साल कैद रहने के बाद उनको कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, और उस जो बेंच था वो फांसी देने वाला कोर्ट का, उसके मेंबरान ने बाद में मीडिया पे बैठ के भी एतराफ़ किया कि हमने गलत फांसी दी थी, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया ज़ियाउल हक हुकूमत में, और उनको फांसी दे दी गई। और मेरी होश में पूरी दुनिया के ऊपर इतना रिएक्ट मैंने किसी ऐसे सजा पे नहीं देखा जैसा भुट्टो साहब की सजा पे हुआ था। हर मुल्क के लीडर ने कहा था, वजीर आजम ने या सदर ने या बादशाह ने, कि ओए ना करो, ये क्या करने लगे। मगर भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, चूंकि
अमेरिका बहादुर मगर चढ़ा हुआ था। हाँ। तो फिर उनके बाद उनके बच्चों को भी बेचारों को मार दिया गया। और बेनजीर साहिबा जो हैं वो पहली खातून वजीर आजम, हाँ जी। वो भी कैद रही हुई हैं। अपने बाप की फांसी के बाद 6 महीने कैद भी रही, फिर 6 महीने घर में नजरबंद भी रही। जी हाँ। वो भी एक बहादुर बेटी थी। जी क्या हाँ। बात है। और वैसे मैंने जो बताया कि सारे ही तकरीबन बेचारे हमारे तो लीडरान कैद काट चुके हैं। हाँ जी। और अक्सर पे जो इल्जाम है वो करप्शन का ही रहा है। जी। वो साबित हुआ ना हुआ या बाद में झूठा निकला, जो भी है वो अलग बात है। जी जी। मगर इल्जामात जो हैं वो करप्शन के ही लगते रहे। और मेरा ख्याल है जो बार बार कैद हुए हैं और हर थोड़ी देर बाद कैद हो जाते रहे हैं, यानी जिंग जिंग चिक कैद, जिंग जिंग जिक कैद, जिंग जिंग जिक कैद, जिंग जिंग जिक कैद, वो नवाज शरीफ साहब है। ये कौन सी कैद उनकी है? 3 बारी हुकूमत थी और 3 बारी कैद किए गए और उसके अलावा भी कैद होते रहे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को भी जो कैद है वो करप्शन के हवाले से किया गया। जी जी। और सजा जो है उनको वो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से मिली थी। इसमें तो मेरा ख्याल है बेटे को सजा देनी चाहिए थी कि क्यों नहीं अब्बू को तनख्वाह देते। बहरहाल हमारे यहाँ तो ये वतीरा है। वो भी जब हुकूमत में आते हैं फिर उन्होंने भी दूसरों को कैद किया और फिर दूसरों ने भी आके उनको कैद किया। जी। और यहाँ एक और कैद का जिक्र करना इंतहाई जरूरी है जो सारी दुनिया जानती है, आफिया सदीकी साहिबा। वो हमारी जो बेटी बहन है उसे 86 साल कैद सुनाई हुई है अमेरिका ने और पिछले कई सालों से वो उधर जेल में ही है, जबकि ग्वातानामो बे का आखिरी कैदी भी रिहा हो चुका है। और सजा उनकी जो है वो अफगानिस्तान में किसी फौजी के मर्डर पे उनको कैद की सजा हुई हुई या कि ये उसमें मुलव्वस थी। और मैं समझता हूँ अपनी अपनी सोच है सबकी, हाँ जी। सोच पे पाबंदी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वो ऐसे केस में मुलव्वस नहीं थी, उनके घर वालों के बकौल भी और यहाँ के लोगों के बकौल भी। तो बहरहाल फिर भी ये जिक्र करना जरूरी है कि मेरा ख्याल है दुनिया की ये सबसे लंबी कैद है, 86 साल कैद। और उनको तकरीबन 21 साल हो गए हैं जेल में। और यहाँ हमारे यहाँ उम्र कैद 25 साल की होती है शायद। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। असल में तो मैं ये बताना चाह रहा था कि किन किन लोगों ने कैद काटी हुई, उसमें बहुत सारे और बहुत भी सारे हैं, लोग। सदाम साहब, इदी अमीन, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी। मगर जो मेरे नॉलेज में थे वो मैंने बता दिए हैं। आई मीन ये था अय्यी का कैद खाना। उड़ू। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ा और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हेलन केलर कहती हैं कि दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ दिल से ही महसूस किया जा सकता है। वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।